दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा जिस तरीके से लगातार रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। एक फर्जी स्कैम मामले में एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद जितने भी रिपब्लिक के पत्रकार हैं उनको बुलाया जाता है, थाने बिठाया जाता है। हमारे साथ आज मौजूद है डीएस चौहान, जो एक पत्रकार भी रह चुके हैं और दैनिक अपराध टुडे के संपादक भी हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा मुंबई में लगातार टीआरपी स्कैम में फर्जी एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद रिपब्लिक के पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है। और आपने देखा होगा आज सुबह सुबह अर्नब गोस्वामी को खुद सड़क पर मार्च निकालना पड़ा। क्या कहेंगे इस बारे में? ये महाराष्ट्र में चौथे स्तंभ लोकतंत्र की हत्या है। ये इतिहास में दूसरी बार है। पहली बार कांग्रेस शासन इंदिरा गांधी के ज़माने में हुआ था और आज भी वहाँ पर सोनिया गांधी के इशारे पे महाराष्ट्र में उद्धव सरकार जो ड्रामा कर रही है, गंगा नाच नाच रही है, ये बहुत ही निंदनीय है, दुखद है और इसकी जितनी आलोचना की जाए वो कम है। मैं स्वयं एक दैनिक अखबार अपराध टुडे का संपादक हूँ। मैंने भी सरकारों के खिलाफ लेख लिखे हैं, संपादकीय प्रकाशित की है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में भी रहता हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं देखने को मिला कि पुलिस प्रताड़ित करे, पुलिस फर्जी एफआईआर लिखे और पुलिस सबको थाने में बिठाए। आप उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर अभी गत दिनों जो हाथरस कांड हुआ, कुछ चैनलों ने तो योगी सरकार की कह लीजिए उसकी जो योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको मिटाने के लिए, उसको मैलान करने के लिए, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए विभिन्न चैनलों ने एक तरफा खबर चलाई, झूठी खबर चलाई। लेकिन फिर भी योगी जी ने किसी पत्रकार के ऊपर एफआईआर नहीं लिखी और ना ही किसी पत्रकार को पुलिस के माध्यम से थाने में बिठाया। तो आज ये जो महाराष्ट्र में हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना है। वहाँ पर एक संपादक जो अर्नब गोस्वामी जी है रिपब्लिक भारत के, वो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है। सच्चाई हजम नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि शिव सैनिकों को पता है कि उद्धव ठाकरे को भी पता है कि उनका जो पुत्र है आदित्य ठाकरे, वो भी जो हीरो एक्सपायर हुआ था, उसकी वो सेक्रेटरी रही थी, तो उसकी भी हत्या हुई है। तो उसमें उसका कहीं न कहीं हाथ है, लिहाजा उसी से बौखला करके महाराष्ट्र सरकार पत्रकारों के ऊपर जो है दमनकारी जो है अपना चक्र चला रही है। तो क्या सवाल पूछना गुनाह हो गया? अगर कोई सवाल पूछता है तो आप थाने में बिठाएंगे, एफआईआर करेंगे? इस मैटर में ये ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, चौथा स्तंभ है और ये हमारा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान 1901 का ये हमें फुल पावर देता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति वो मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, दृश्य द्वारा भी हो सकती है। तो जो पत्रकारिता होती है वो 19A का के तहत ही होती है। उसके अंतर्गत हर संवाददाता को, हर उसके कर्मचारी को संबंधित विभाग से, संबंधित क्षेत्र से समाचार संकलित करने का अधिकार है। साथ ही साथ जवाबदेही जो ऑफिसर्स हैं उनसे प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है। अब अगर कोई अधिकारी प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता तो वो अलग बात है, ये उसका विवेक के ऊपर निर्भर है। लेकिन वो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है या झिलमिला करके किसी पत्रकार के साथ कोई अभद्रता या गाली गलौज इस टाइप की भाषा का प्रयोग वो नहीं कर सकता। ये परमवीर सिंह, ये इसका नाम तो परमवीर है, लेकिन एक कार्यवीर इसका नाम होना चाहिए कि जो एक आईपीएस ऑफिसर हो करके एक दो कौड़ी के राजनेता के इशारे पर नंगा नाच नाच रहा है। इसको ये नहीं पता कि सत्ता आती है और जाती है, जिस दिन सरकार बदलेगी तब क्या होगा, ये परमवीर सिंह को शायद नहीं पता होगा। या तो जैसे मुंबई में एक बहुत पहले ही एक आईपीएस था, उसने आत्महत्या कर ली थी और हो सकता है कि आने वाले समय में इसको भी कहीं सुसाइड न करना पड़ जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो परमवीर सिंह को जो है चाहिए अपनी मर्यादा का, अपने पद का की गरिमा को बरकरार रखते हुए निष्पक्षता से जाँच करें। अब टीआरपी का जो स्कैम दिखाया गया है फर्जी टोटल है। पहली बात तो टीआरपी का जो पैमाना है यही गलत है। हम लोग अखबार निकालते हैं, उसमें डीएवीपी जो है कहती है सीए रिपोर्ट लेके आइए और आरएनआई से भी आती है टीम। ये कौन सा तरीका हुआ कि 4 ठो बक्से लगा दिए और उसी के आधार पे टीआरपी तय? पहली बात तो जो टीआरपी का मानक है यही गलत है। इसको तत्काल प्रभाव से सूचना प्रसारण मंत्रालय को समाप्त करना चाहिए। साथ ही साथ ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, मैंने भी इसके कुछ अंश वीडियो सुने हैं। एक भोजपुरी में मैंने सुना है, आपस में वार्तालाप करते हैं, टोटल फर्जी है। पुलिस वाले जाते हैं और जिसके यहाँ बॉक्स लगा हुआ होता है उसको धमकाते हैं कि तुमको साले रिपब्लिक भारत का नाम लेना है, नहीं तो उठा के तुमको अंदर कर देंगे। अब एक गरीब आदमी जो कमाने खाने वाला है, पूर्वांचल का है, वो रिपब्लिक भारत का हो, अगर आप पुलिस दबाव डालेगी तो प्रेसिडेंट का नाम ले देगा। तो ये सब गलत हो रहा है और इसकी मैं और समस्त पत्रकार जगत
इसकी कट शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं और शीघ्र ही हम लोग जंतर मंतर पर अर्णव गोस्वामी, रिपब्लिक भारत एवं अन्य समाचार पत्र पत्रिकाओं के पक्ष में जिनको महाराष्ट्र सरकार प्रताड़ित कर रही है उनके पक्ष में हम लोग यहाँ पर अनशन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करेंगे कि वो व्यक्तिगत तौर से इसमें हस्तक्षेप करें। और मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय, महामहिम जी इसमें कोई न कोई ध्यान जरूर देंगे। लेकिन आपने देखा होगा इस समय में जितने भी न्यूज़ चैनल थे, पत्रकार थे, उन सबको अर्णव के सपोर्ट में आना चाहिए था, लेकिन कोई भी सपोर्ट में दिखाई नहीं दे रहा। जो एनबी है वो कह रही है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो कुछ घराने हैं जो अपने आप को पत्रकारिता का ठेकेदार समझते थे, जैसे इंडिया टुडे, वो समझता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे आगे सब फेल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपना न्यूज़ चैनल, अपना समाचार पत्र प्रारंभ करने का पूरा अधिकार है। अब ये उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि वो जितना अच्छा लेख लिखेगा उतना ज़्यादा अखबार पढ़ा जाएगा, जितना अच्छा समाचार दिखाएगा उतना ज़्यादा उसका चैनल चलेगा। अब इसमें रिपब्लिक भारत आजकल जो है देश की आवाज़ उठा रहा है, तो वो उसका जो लोकप्रियता है दिन पर दिन, देश में ही नहीं विदेशों में रिपब्लिक भारत को भले ही उसको गरिया के देखते हो, जो भी देखते हो, लेकिन देखा जाता है। तो बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा करके ये आज तक हुआ, एबीपी हुआ, ये सारे चैनल जो है डरे हुए हैं। चूँकि पुराने चैनल न्यूज़ 24 इस लिहाजा इन लोग पक्ष में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनके चंद धंडा सेठों के आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सभी जितने मझोले और छोटे अखबार के संपादक हैं, हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही राष्ट्रपति जी से मिलकर के उनको ज्ञापन सौंपेगा और तत्पश्चात जंतर मंतर पर भावी रूपरेखा तय की जाएगी। लेकिन परमवीर सिंह और उद्धव ठाकरे बौखलाए हुए क्यों है? जब सीबीआई जांच की मांग आती है तो सीबीआई जांच हो जाने दीजिए ना, लेकिन जो टीआरपी स्कैम है उसकी सीबीआई जांच हो रही है, उसको क्यों रोका जा रहा है? उसको इसलिए रोका जा रहा है कि टीआरपी अगर उसकी सीबीआई जांच हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो गवाह जो फर्जी तैयार किए गए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उनका खुलासा हो जाएगा। लिहाजा गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। अगर सीबीआई इंक्वायरी होती तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को लाया जाएगा जिसके घर में वो बॉक्स लगा हुआ था जिससे टीआरपी की संकल्पना की जाती है, गणना की जाती है। तो उसमें अब उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम चैनल अपने मन से देखते थे या किसी के दबाव में देखते थे, तो वो सीबीआई के सामने सारे राज उगल देगा। जब सारे राज उगल देगा तो परमवीर सिंह एंड कंपनी के लोग उसमें फंस जाएंगे, जो उनके पुलिसकर्मी हैं वो फंसेंगे, जो पुलिस अधिकारी हैं वो फंसेंगे। और जब पुलिस ऑफिसर फंसता है तो वो सीधे सीधे उस आला का नाम लेता है या उस नेता का नाम लेता है जिसके मार्फत से उसको दबाव में ऐसा किया है। तो आने वाले समय में अगर सीबीआई जांच होती है इस टीआरपी स्कैम की, तो उसमें न सिर्फ मुंबई पुलिस फंसेगी बल्कि महाराष्ट्र सरकार के जिम्मेदार नेता और मंत्री भी फंसेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिहाजा ये लोग सीबीआई का विरोध कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से परमवीर सिंह सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक अधिकारी होकर उन्हें काम करना चाहिए वहाँ की कानून व्यवस्था का, लेकिन वो सारे काम छोड़कर पड़े हुए हैं रिपब्लिक के पीछे। ये परमवीर सिंह तो कर ही रहा है सामने से, लेकिन इसके पर्दे के पीछे उद्धव ठाकरे एंड कंपनी है। एक वो संजय राउत करके भौंकता रहता है दिन, कभी कहता महिलाओं को यहाँ आने नहीं देंगे, कभी कहता, मैंने तो इसको चैलेंज गत दिनों आपके चैनल के माध्यम से किया था कि अगर दिल्ली आके दिखाओ 20 जूते न मारूं तो मेरा नाम डीएस चौहान नहीं। खैर उतने कंगना राउत को जाने दिया। तो परमवीर सिंह को जो है कानून व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए। मुंबई में जिस तरह से क्राइम की दर बढ़ रही, पहले वो तो वहाँ एफआईआर नहीं लिखी जाती है, जिस तरह से दिल्ली में मैंने देखा कि एफआईआर तुरंत दर्ज होती है, पुलिस दर्ज करती है, भले उसमें एफआईआर लगा दे बाद में या चार्जशीट न लगाए वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ प्रथम सूचना की रिपोर्ट दिल्ली में तुरंत दर्ज होती है। जबकि महाराष्ट्र में हमारे कई संवाददाता महाराष्ट्र में है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज करना इतना आसान नहीं है। तो परमवीर सिंह जो भारत या रिपब्लिक भारत के पीछे पड़ा है, अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़ा है, वो एक प्रायोजित कार्यक्रम है शिवसेना का। और शरद पवार इसीलिए साइलेंट, वो बुद्धिमान व्यक्ति, वो जानता है कि जैसा ये करेंगे वैसा ये खुद जो है अपना काटेंगे। शायद ये परमवीर सिंह को और उद्धव ठाकरे को ये नहीं पता है कि मैं नहीं कहता हूँ कि पत्रकार सब कुछ होता है, लेकिन अगर पत्रकार अपने पे उतर आया तो आपकी कमियों को उजागर करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और शायद अर्णव गोस्वामी जी अपने पे उतर आए थे, लिहाजा उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के केस को जिस तरह से उजागर किया और जिस तरह से उसमें जो रिया चक्रवर्ती मेन थी जिसको ये शिवसेना बचा रही थी शुरू से, और उसको जेल जाना पड़ा, ये तारीफ़ काबिल है। मैं और मेरा पत्रकार समाज अर्णव गोस्वामी जैसे पत्रकारों को तहे दिल से नमन करते हुए उनके मनोबल को मैं सलाम करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे क्रांतिकारी पत्रकारों का जन्म एक नहीं दसियों अर्णव गोस्वामी की आवश्यकता है, तभी जो दलाल मीडिया के कुछ घराने हैं इनका अंत होगा और जो परमवीर सिंह जैसे जो
पुलिस ऑफिसर है, इनका सफाया होगा और इनको संरक्षण देने वाले आदित्य ठाकरे, शिवसैनिक और ये उद्धव ठाकरे, इनका भी पतन निश्चित है। अच्छा, उद्धव ठाकरे का क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है शिवसेना और महाराष्ट्र का? आपने देखा होगा जिस तरीके से राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, जो शरद पवार है वो तो सीधे सीधे बच रहे हैं, वो तो बंदूक चला रहे हैं कांधे पर रखकर उद्धव ठाकरे के। देखो, शरद पवार ऐसे नहीं बाल सफेद हो गए हैं। उद्धव ठाकरे कल का लौंडा है, इसको नहीं पता राजनीति कैसे होती है, पार्टी कैसे बनती है, संगठन कैसे है, तो बाप की कमाई पे फल फूल रहा है। ये तो स्वर्गीय जो बाला साहब जी थे उनसे पूछिए जाकर के कि कैसे उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था, कितना संघर्ष किया था, उन्होंने हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के चले थे। किंतु इसका पुत्र जो बैठे बैठाए सत्ता पा गया है, इसको अभी उतना अनुभव नहीं है। पद पा लेना और पद के बारे में जानकारी होना, दोनों में अंतर है। तो बाला साहब, इनका जो उद्धव ठाकरे का, इनका फ्यूचर एकदम द एंड है, क्योंकि जो इनको वोट मिलता था वो हिंदुत्व के नाम पर, कट्टर हिंदुत्व के नाम पे वोट मिलता था। और आज ये सोनिया की गोद में बैठ करके शिवसेना जिस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध बयानबाजी कर रही है, हिंदुओं का पक्ष लेने वाले समाचार चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है तथा हिंदुत्व के पक्ष में बोलने वालों को प्रताड़ित कर रही है शिवसेना सरकार, उससे स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में न सिर्फ उद्धव ठाकरे का बल्कि शिवसेना का सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो कल हिंदुओं पर ही तंज कस दिया। उन्होंने कह दिया है कि जो भाजपा है, भाजपा ने हिंदुओं के दिमाग में गोबर और गोमूत्र भर दिया है। देखिए, संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो व्यक्ति 4 दिन बुद्धिमानों के साथ बैठेगा तो बुद्धिमानी की बात करने लगेगा, और अगर शैतानों या बदमाशों के बीच में बैठने लगेगा तो उसी प्रकार की उसकी मानसिकता हो जाती है। आजकल आपने देखा होगा, जब से ये उद्धव ठाकरे जो हिंदू विरोधी पार्टियां कह लीजिए, जैसे कांग्रेस हुआ या अन्य हुआ, जिनके सपोर्ट से आज वहाँ पर ये सरकार बनाए हैं, तो जब उनकी मानसिकता ही हिंदू विरोधी है तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही तो बोलेगा। संगत का असर पड़ रहा है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कह रहा है कि बीजेपी ने गोबर भर दिया है, क्या भर दिया है। ये 4 दिन पहले जब बीजेपी के तलवे चाटते थे तब क्या था? तब क्या गोबर नहीं भरा था? तब कहना नहीं चाहिए कि गोबर नहीं, इसके दिमाग में देश विरोधी मानसिकता भर दी गई है। और अगर यही हाल रहा तो कहीं ऐसा न हो जाए कि इसको आगरा या अन्य मेंटल हॉस्पिटल में न भर्ती होना पड़े। इसको शर्म आना चाहिए कि इस तरह की बात करते हुए गोबर भर दिया है, मूत्र भर दिया है, ये सब जाहिलता का प्रतीक है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। उसको क्षमा याचना मांगना चाहिए समस्त भारतीयों से।